Hello all of you, welcome to the new video of EduTube channel. ओके साइंस का चैप्टर 6 कंटिन्यू रखते हुए आज का टॉपिक है रेस्पिरेशन। चलिए तो सबसे पहले डेफिनेशन समझते हैं। व्हाट इज रेस्पिरेशन? सी द फूड मटेरियल दैट इज टेकन ड्यूरिंग द न्यूट्रिशन ब्रेक्स डाउन टू प्रोवाइड एनर्जी टू द सेल्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इससे पहले वाला टॉपिक हमने किया था न्यूट्रिशन, ठीक है। उसमें हमने समझा था कि कैसे फूड जो है वो डाइजेस्ट होता है। अब फूड डाइजेस्ट हुआ उसको हम न्यूट्रिशन कहेंगे, लेकिन डाइजेस्ट होने के बाद उसमें से एनर्जी बनती है और वो एनर्जी हमारे बॉडी के हर एक सेल तक पहुंचती है, तो इस पूरे प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन कहेंगे, ठीक है। द फूड मटेरियल दैट इज टेकन ड्यूरिंग द न्यूट्रिशन ब्रेक्स डाउन टू प्रोवाइड एनर्जी टू द सेल्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। This process is known as respirations. There are two type of respirations. Number one, aerobic and anaerobic. इनमें बेसिक डिफरेंस क्या है? तो एरोबिक जो है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और एनएरोबिक जो है वो इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन के बिना होता है। डिटेल में इनमें क्या डिफरेंस है वो अभी हम समझेंगे। सबसे पहले एनएरोबिक रेस्पिरेशन का पहले हम टॉपिक लेते हैं। Okay, anaerobic respiration. In this process, the first step is the breakdown of glucose. पहली स्टेप में क्या करना है आपको? ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है। ग्लूकोज कहाँ से आता है बॉडी में? तो ग्लूकोज जो है वो हमारे न्यूट्रिशन में बन चुका है, ठीक है। जो न्यूट्रिशन प्रोसेस आपने खाना खाया वो पूरा डाइजेस्ट होके किस में कन्वर्ट हो चुका है? ग्लूकोज में कन्वर्ट हो चुका है। अब ग्लूकोज क्या करता है? ब्रेक डाउन होता है 3 कार्बन मॉलिक्यूल पायरोवेट में। ग्लूकोज खुद एक 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, मतलब ग्लूकोज में 6 कार्बन्स होते हैं, लेकिन वो ब्रेक डाउन हो जाता है और वो पायरुवेट बनाता है। ये एक टाइप का एसिड होता है, पायरुविक एसिड। ये 3 कार्बन मॉलिक्यूल का है। अब ये जो प्रोसेस है वो साइटोप्लाज्म में होता है। हमारा जो न्यूक्लियस होता है, जो सेल का न्यूक्लियस है, उसमें साइटोप्लाज्म होता है न्यूक्लियस के आसपास, ठीक है, सेल के अंदर। सो दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म। तो ग्लूकोज जो है वो साइटोप्लाज्म में कन्वर्ट हो जाता है पायरुवेट में। ये 6 कार्बन मॉलिक्यूल है ग्लूकोज और ये 3 कार्बन वाला। फर्दर द पायरुवेट में बी कन्वर्टेड इनटू इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। फिर आगे जाके क्या होता है? ये जो पायरुवेट है वो इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होता है। देखो, दिस प्रोसेस टेक प्लेस इन यीस्ट ड्यूरिंग फर्मेंटेशन, ठीक है। हमने जो अभी समझा कि कार्बन डाइऑक्साइड और इथेनॉल बनता है, तो ये किस में बनता है? यीस्ट में बनता है, फर्मेंटेशन प्रोसेस की वजह से। देखो, पायरुवेट इन यीस्ट, इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी। यहाँ पे ध्यान दो, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन लिखा है, तो वही स्टेप हम यहाँ पे लिख देंगे। सिंस द रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इट इज नोन एज एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ओके, तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन का टॉपिक यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब हम एरोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट करते हैं। इसमें जो फर्स्ट स्टेप है इट इज़ सेम एज इन एनएरोबिक रेस्पिरेशन। जैसे कि एनएरोबिक रेस्पिरेशन में था, सेम टू सेम स्टेप यहाँ पे होगा, यानी ग्लूकोज जो है वो पहले पायरुवेट में कन्वर्ट होगा। अब आगे क्या होता है? तो देखो, पायरुवेट, if breakdown of pyruvate take place in mitochondria in presence of oxygen, it gives 3 molecules of carbon dioxide and other product is water. देखो, ये वाला पायरुवेट यीस्ट में होता है, लेकिन एरोबिक में कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है, ये प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है। यहाँ पे आपको इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, इसमें आपको कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मिलता है, प्लस एनर्जी तो बनेगी ही। तो देखो, नेक्स्ट जो स्टेप है, पायरुवेट mitochondria in presence of oxygen gives carbon dioxide plus water plus energy.
Since this respiration takes place in presence of oxygen, it is known as anaerobic respiration. Aerobic respiration takes place in presence of oxygen, so it is known as aerobic respiration. Okay, the energy produced in aerobic respiration is a lot greater than energy produced in anaerobic respiration. एरोबिक वाली में जो एनर्जी बनती है वो बहुत ज़्यादा होती है एनएरोबिक के कंपेयर में. एनएरोबिक में सिर्फ 2 ATP बनती है. एनएरोबिक में कितनी एनर्जी बनती है? 2 ATP. और एरोबिक में लगभग 38 के आसपास बनती है, 38 ATP. यानी एरोबिक रेस्पिरेशन में बहुत ज़्यादा एनर्जी बनती है. अब कुछ बार ऐसा भी होता है, समटाइम्स ड्यू टू द लैक ऑफ ऑक्सीजन, अगर हमारे शरीर में, हमारे मसल सेल्स में ऑक्सीजन की अगर कमी होती है तो पायरुवेट कन्वर्ट्स इनटू लैक्टिक एसिड. पायरुवेट एक 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, लैक्टिक एसिड भी एक 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, दोनों ही 3 कार्बन वाले हैं. तो ये पायरुवेट किस में कन्वर्ट हो जाता है? लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है. दिस बिल्डअप ऑफ लैक्टिक एसिड इन आवर मसल कॉजेज क्रैम्प्स. अगर मसल्स में लैक्टिक एसिड बनता है तो क्रैम्प्स आना शुरू हो जाते हैं. ये लैक ऑफ ऑक्सीजन कब होता है? तो इसका एक एग्जांपल दूँ तो देखो, जब आपको अगर कोई टीचर पनिशमेंट दे कि हाथ ऊपर करके खड़े हो जाओ, है ना, हैंड्स अप, तो हम जब हाथ ऊपर करके खड़े रहते हैं तो ब्लड जो है वो फ्लो थोड़ा उसका स्लो हो जाता है, क्योंकि आपके हाथ ऊपर के साइड है, ऊपर की तरफ ब्लड की स्पीड थोड़ी कम हो जाती है. उसकी वजह से ऑक्सीजन जो है मसल सेल्स को कम पहुंचने लगता है. ऑक्सीजन किस में मिक्स होता है? ब्लड में मिक्स होके हमारे शरीर के हर एक सेल तक पहुंचता है. तो जब आपके हाथ ऊपर हैं तो ब्लड फ्लो आपके हाथों में कम हो जाता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन भी आपके मसल्स तक कम पहुंचता है और फिर 5 मिनट के बाद आपके हाथों में दर्द होने लगता है. अगर ज़्यादा देर तक इस तरीके से करो तो क्रैम्प्स आने लगते हैं. ओके, मसल्स में क्रैम्प्स आने लगते हैं क्योंकि उसमें लैक्टिक एसिड बनता है. ड्यू टू द लैक ऑफ ऑक्सीजन पायरुवेट लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होता है. तो चलो ये तीनों कंडीशंस हम एक ही ग्राफ में सीख लेते हैं. देखो, पहले ग्लूकोज है, साइटोप्लाज्म में वो पायरुवेट बनता है. फिर पायरुवेट यीस्ट में इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के एब्सेंस में बनाता है इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी. अगर मसल सेल्स में लैक ऑफ ऑक्सीजन हो तो पायरुवेट लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी बनाता है. और अगर माइटोकॉन्ड्रिया में ये पायरुवेट पहुंचता है तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी बनाता है. और सबसे ज़्यादा एनर्जी यहीं पे बनती है, कितनी? 38 ATP. इन दोनों में सिर्फ 2 ATP बनती है. अब ये ATP क्या है तो ये समझ लेते हैं. देखो, द एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन इज यूज्ड टू सिंथेसाइज. ये जो एनर्जी बनी, चाहे एरोबिक में हो या एनएरोबिक में, ये जो एनर्जी बनती है वो डायरेक्टली यूज होती है टू सिंथेसाइज अ मॉलिक्यूल कॉल्ड ATP. ये ATP एक एनर्जी करेंसी है बाकी सभी सेल्स के लिए. मतलब आपके शरीर की पूरी एनर्जी जो है वो ATP में ही स्टोर्ड होती है. फिर जब भी एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है हमारे बॉडी के किसी भी सेल को तो ATP में से वो एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है. एनर्जी कब बनती है आपके शरीर में? जब आप खाना खाते हो. तो खाना तो आप दिन में 2 ही बार खाते हो, लेकिन एनर्जी तो पूरे दिन रहती है ना. तो वो किस वजह से कि जब खाना खाया आपने, खाना डाइजेस्ट हो गया, एनर्जी बन गई, फिर वो एनर्जी ATP में स्टोर्ड होती है. ठीक है, फिर यही ATP जो है जब भी शरीर को एनर्जी की ज़रूरत पड़े, जब भी काम करने की ज़रूरत पड़े, तो ATP जो है वो वापस एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है. इसमें से एनर्जी रिलीज़ होती है. ठीक है, चलिए, तो रेस्पिरेशन का टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हुआ. अब हम समझते हैं डिफरेंट वेज ऑफ रेस्पिरेशन.
रेस्पिरेशन के भी अलग अलग तरीके होते हैं. फॉर एग्जांपल प्लांट्स जो हैं वो रेस्पिरेशन करते हैं थ्रू स्टोमेटा, है ना. उनके शरीर में जो छोटे छोटे होल्स होते हैं, पोर्स होते हैं, लीफ में, स्टेम में, रूट्स में, तो वहाँ से वो डिफ्यूजन के थ्रू यानी एयर में जो ऑक्सीजन है वो लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं. लेकिन ये प्रोसेस सिर्फ रात में ही होता है. दोपहर के टाइम पे फोटोसिंथेसिस होता है. रेस्पिरेशन सिर्फ ये नाइट में करते हैं, इन नाइट ओनली. नाइट में ये हमारी तरह ही करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं. लेकिन दोपहर के टाइम पे या सुबह के टाइम पे जब सनलाइट इनको मिलती है तो ये फोटोसिंथेसिस करते हैं. इसमें वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं. तो याद रखना वो रेस्पिरेशन नहीं है. रेस्पिरेशन क्या है इनका? वही जैसा हमारा होता है ऑक्सीजन टू कार्बन डाइऑक्साइड. ये कब होता है? सिर्फ एट द नाइट टाइम. चलो, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स. टेरेस्ट्रियल एनिमल्स यानी जो ज़मीन पे रहते हैं, तो वो क्या करते हैं? दे ब्रीथ द ऑक्सीजन फ्रॉम एटमॉस्फेयर, है ना. हवा में जो ऑक्सीजन होता है वो उससे गेन कर लेते हैं. इससे आगे बढ़े तो एक्वेटिक एनिमल्स. एक्वेटिक एनिमल्स को ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है? सो दे यूज द ऑक्सीजन डिजॉल्व्ड इन वाटर. पानी में जो ऑक्सीजन डिजॉल्व्ड है वही लेते हैं. अब पानी में तो ऑक्सीजन बहुत कम अमाउंट में होता है. अब ऑक्सीजन अगर इतनी कम अमाउंट में है तो उन्हें रेस्पिरेशन अपना फास्ट करना पड़ता है. तो वही लिखा है आगे, द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर इज़ वेरी लेस, दस रेट ऑफ रेस्पिरेशन इज़ मच फास्टर. ऑक्सीजन की अमाउंट बहुत कम है पानी में, इसलिए उनको स्पीड से अपनी रेस्पिरेशन करना पड़ता है. सो दे हैव मच फास्टर रेस्पिरेशन कंपेयर टू टेरेस्ट्रियल एनिमल्स. जैसे फ़िश है, तो फ़िश जो है वो पूरा पानी अपने शरीर के अंदर जाने देती है. वो पानी जो है वो उसके गिल्स में से पास होता है, और गिल्स में से पास होके गिल्स उसे ऑक्सीजन ले लेते हैं, बाकी का पानी रिलीज़ कर देते हैं. अब वो एक्वेटिक एनिमल्स में ही पॉसिबल है क्योंकि उनमें गिल्स होते हैं. हमारी बॉडी में लंग्स हैं. लंग्स जो है उसमें पानी नहीं जाना चाहिए. लंग्स में पानी चला गया तो फिर हम जिंदा नहीं रह सकते. ओके, तो ये दोनों अलग अलग रेस्पिरेशन के टाइप हुए. टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के पास लंग्स होते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स के पास गिल्स होते हैं. गिल्स जो हैं वो क्या करते हैं? पानी को अंदर आने देते हैं ताकि जितना भी ऑक्सीजन हो सके वो उसमें से निकाल लें और फिर बाकी के पानी को छोड़ दें. इसलिए उनका रेस्पिरेशन जो है वो बहुत फास्ट होता है, कंटिन्यूस चलता रहता है, और हमारा इतना फास्ट नहीं होता. चलिए, तो अब रेस्पिरेशन हमने प्लांट्स का देखा, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स का देखा, एक्वेटिक एनिमल्स का देखा. अब हम रेस्पिरेशन सीखेंगे ह्यूमन बींग्स का. उसके लिए जो है वो थोड़ा सा वीडियो को अब मैं थोड़ा चेंज करता हूँ. एक एप्लीकेशन से आपको इस वीडियो को समझाता हूँ क्योंकि उसमें डायग्राम की भी ज़रूरत पड़ेगी. हेलो ऑल ऑफ यू. सो अभी क्वेश्चन है, एक्सप्लेन ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम विद डायग्राम. तो देख लो पहले डायग्राम. आपको यहाँ पे नीचे डायग्राम दिख रहा होगा. सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम नेसल पैसेज से. नेसल पैसेज में पहले आते हैं नोस्ट्रिल्स. ठीक है, नोस्ट्रिल्स यानी जो नाक के छेद. सो नोस्ट्रिल से एयर पहले पास होती है. अब नोस्ट्रिल के अंदर बहुत फाइन हेयर होते हैं. नोज़ के अंदर बहुत पतले बाल होते हैं एंड म्यूकस होता है. हाँ, जो आप सोच रहे हो म्यूकस वही है. सो ये जो फाइन हेयर है और म्यूकस है उसकी वजह से जो एयर में जो डस्ट पार्टिकल्स है वो हमारे नोज़ में ही अटक जाते हैं, फिल्टर हो जाते हैं, और फिर फिल्टर एयर जो है वो नीचे जाती है फेरेनिक्स में. ठीक है, डायग्राम में आपको दिख रहा होगा नेसल पैसेज से फेरेनिक्स. फेरेनिक्स से फिर जाती है लैरिंक्स. ये लैरिंक्स हमारा वॉइस बॉक्स होता है. लैरिंक्स से जाती है ट्रेचिया. ठीक है, ट्रेचिया आगे जाके दो पार्ट्स में डिवाइड हो रही है, लंग्स में डिवाइड हो रही है, देख रहे हो. अच्छा, ये बीच में ट्रेचिया से लेके लंग्स के बीच में बहुत सारी छोटी छोटी बोन्स जैसा दिख रहा है हमें. इसको बोलते हैं कार्टिलेज, और छोटी छोटी रिंग्स हैं इसलिए रिंग्स ऑफ कार्टिलेज कहेंगे इसको.
फिर ये रिंग्स ऑफ कार्टिलेज यानी ट्रेचिया जो है, जब वो नीचे जाता है तो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, ब्रोंचाई बोलेंगे इसे, जो आप लेफ्ट साइड पे देख पा रहे हो, क्या बोलते हैं, ब्रोंचाई। फिर ये ब्रोंचाई, अगर आप एक ब्रोंचाई को देखो तो ये एक ब्रोंचाई की बहुत सारी ब्रांचेस निकल आई है, जिसको हम बोलेंगे ब्रोंचियोल्स। ओके, क्लियरली देख पा रहे हो, ब्रोंचाई। देखो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो एक ही है, वो ब्रोंचाई है। फिर ये एक बहुत सारी उसकी ब्रांचेस निकल जाती है, तो इन ब्रांचेस को कहेंगे ब्रोंचियोल्स। और ब्रोंचियोल्स के ऊपर अंगूर जैसी शेप के, देखो ये जैसे अंगूर का गुच्छा हो वैसी एयर बैग्स होती है, एयर बैग्स, इनको बोलते हैं एल्वियोली। तो जब आप रेस्पिरेशन करते हो तो पूरा नेजल कैविटी से फेरेनिक्स, फेरेनिक्स से लैरिंक्स, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, ट्रेचिया, ब्रोंचाई, ब्रोंचियोल्स, ब्रोंचियोल से फिर एल्वियोली। एल्वियोली में जब ये हवा आती है तो ये पूरा फूल जाता है। जैसे ही फूल जाता है तो ये हमारे ब्लड वेसल्स के साथ कनेक्ट हो जाता है। तो जो हवा आपने अंदर ली है उसका ऑक्सीजन आपके ब्लड में चला जाता है, और ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो इस बैग में आ जाता है। फिर ये बैग जब उल्टा प्रोसेस होता है तो उसका प्रोसेस भी मैं आपको समझा दूं कि किस तरीके से हवा आपके शरीर के अंदर आती है। तो देखो नीचे है डायफ्राम। ये डायफ्राम जो है वो बिल्कुल एक पिचकारी की तरह काम करता है। जब जैसे आप पिचकारी को खींचते हो तो पिचकारी में पानी भर जाता है, वैसे ही डायफ्राम जब नीचे की तरफ पुल होता है तो हवा हमारे शरीर के अंदर आती है। पहले नेजल कैविटी, फिर फेरेनिक्स, फिर लैरिंक्स, फिर ट्रेचिया, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, फिर ये ट्रेचिया जो है वो लंग्स में जाती है। लंग्स क्योंकि दो हैं तो दो पार्ट में डिवाइड होगी, हर एक पार्ट को क्या कहेंगे, ब्रोंचाई। फिर ये ब्रोंचाई जब लंग के अंदर जाती है तो बहुत सारी छोटी छोटी ब्रांचेस हो जाती है उसकी, उसको बोलेंगे ब्रोंचियोल्स। ब्रोंचियोल्स पे एकदम एंड में कनेक्टेड होते हैं एल्वियोली, यानी हमारे एयर बैग जिसमें ऑक्सीजन फिल होता है। वो हमारे ब्लड वेसल से कनेक्ट हो जाते हैं, वो ऑक्सीजन डिफ्यूज़ हो जाता है ब्लड में और कार्बन डाइऑक्साइड आ जाता है इन्हीं एल्वियोली में। डायफ्राम नीचे हुआ तो ये पूरा प्रोसेस हुआ। फिर डायफ्राम ऊपर जाता है तो आपके एल्वियोलीज में अब कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ चुका है, तो डायफ्राम जब ऊपर जाता है तो प्रेशर क्रिएट होता है उस पर, और प्रेशर की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आपके माउथ के थ्रू, है ना, माउथ के थ्रू, ये जो माउथ कैविटी दिख रही है, माउथ के थ्रू जो है वो बाहर आ जाता है। ओके, क्लियर है पूरा रेस्पिरेशन। अब एक बार हम ऊपर से रीड कर लेते हैं। देखो, इन ह्यूमन बींग्स एटमॉस्फेरिक एयर इज टेकन इनटू द बॉडी पैसेज थ्रू नोस्ट्रिल्स. The air passing through the nostrils is filtered by fine hair that line the passage. The passage is also lined with mucus which helps in this process. ठीक है, फाइन हेयर और म्यूकस जो है वो आपकी एयर को फिल्टर करने में हेल्प करते हैं। फ्रॉम हेयर द एयर पासिस थ्रू द थ्रोट इनटू द लंग्स। ठीक है, थ्रोट में अलग अलग पार्ट्स है जो मैंने आपको बताया, फेरेनिक्स, लैरिंक्स, ट्रेचिया, ऐसे करके वो लंग्स तक पहुंचते हैं। Rings of cartilage are present in the throat that ensure the air passage does not collapse. Rings of cartilage होती है, उससे ये एक प्रोसेस है जिसमें आपको कुछ भी सांस लेने में दिक्कत नहीं होती, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज की वजह से। विद इन द लंग्स द पैसेज डिवाइड्स इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर ट्यूब्स। छोटी छोटी ट्यूब्स बनती जाती है जिसको हम ब्रोंचियोल्स कहते हैं, विच फाइनली टर्मिनेट इनटू बलून लाइक स्ट्रक्चर्स। ठीक है, एक अंगूर के गुच्छे जैसा, बलून जैसे स्ट्रक्चर्स जो है उन्हें एल्वियोली कहेंगे। सो द एल्वियोली प्रोवाइड अ सरफेस वेयर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस। ये एल्वियोली जो है वो एक सरफेस से कनेक्टेड होता है जिससे आपकी गैसेस का डिफ्यूजन होता है, एक्सचेंज होता है। ऑक्सीजन ब्लड में जाता है, ब्लड का कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोली में आता है। द वॉल ऑफ alveoli contain an extensive network of blood vessels. The blood brings carbon dioxide from rest of the body. पूरे शरीर से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ब्लड के साथ एल्वियोली तक पहुंचता है, और जो एल्वियोली में ऑक्सीजन है, एयर का ऑक्सीजन है, वो हमारे ब्लड वेसल में ट्रांसपोर्ट हो जाता है।
फिर ब्लड जो है वो उसे हर एक सेल तक पहुंचा देता है। चलो, ब्रीदिंग प्रोसेस एक्सेल और इनहेल का। व्हेन वी ब्रीथ इन एटमॉस्फेरिक एयर वी लिफ्ट अवर रिब्स। ठीक है, जब हम सांस लेते हैं तो हम रिब्स अपने लिफ्ट करते हैं, डायफ्राम नीचे जाता है, जिससे हमारी चेस्ट कैविटी बड़ी हो जाती है और हवा को अंदर जाने की जगह मिलती है। एल्वियोली एक्सपांड हो जाते हैं। एक्सपांड होते हैं तो वो ब्लड वेसल्स में से कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोली में आ जाता है, ऑक्सीजन उधर ट्रांसफ़र हो जाता है। Carbon dioxide is released in the atmosphere by lungs. Lungs always contain a residual volume of air so that there is sufficient time for oxygen to be absorbed. ठीक है, बीच में थोड़ा सा ऐसा नहीं है कि पूरा कार्बन डाइऑक्साइड चला जाएगा, सब कुछ अंदर खाली हो जाएगी, हवा खाली हो जाएगी, ऐसा नहीं है। अंदर थोड़ा बहुत एयर रहता ही है ताकि उस एयर में से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब होने का टाइम मिले और कार्बन डाइऑक्साइड को निकलने का टाइम मिले। ठीक है, डायफ्राम ऊपर आया मतलब ऐसा नहीं है कि आपके शरीर का जितना भी अंदर एयर है वो सब बाहर आ जाएगा। दिस इज़ नॉट द केस, देयर इज सम एयर इनसाइड so that our lungs get time to absorb the oxygen from that air and to release the carbon dioxide from that air. Okay, चलिए, तो ये प्रोसेस आई होप आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन को समझने वाले हैं, और रेस्पिरेशन का टॉपिक में अगर आपको कोई भी डाउट हो तो यू कैन कॉल मी और यू कैन मैसेज मी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।